हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, मोबिलिटी क्या होती है और ओम्स लॉ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम मोबिलिटी से। मोबिलिटी तो मोबिलिटी की जो सिंपल डेफिनेशन होती है वो होती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू इज इक्वल टू वी डी ओवर ई। तो ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करना चाहें, आगे बढ़ाना चाहें, तो वी डी की वैल्यू जो हमने पढ़ी थी वो थी हमारी ई एम इंटू टाउ। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी और अपॉन में अगर हम ई कर दें तो ये आ जाएगा हमें ई एम इंटू टाउ। अब तो यहाँ पे चीज याद रखने वाली बात ये है कि मैंने वहाँ पे मान के चला था जो चार्ज कैरियर्स हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैंने चार्ज रखा था इलेक्ट्रॉन का। बट पॉसिबल ये है कि जरूरी नहीं है कि हर बार चार्ज कैरियर हमारे इलेक्ट्रॉन हो, तो मैं यहाँ पर इस ई को रिप्लेस कर देता हूँ सिंपली क्यू से। तो ये जनरल हो जाएगा, मतलब इसे हम आप लोग किसी भी पार्टिकल्स के लिए यूज कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि म्यू की वैल्यू हो गई हमारी क्यू ओवर एम इंटू टाउ। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि आपको अगर ये पता हो कि चार्ज पार्टिकल कौन सा है और तो आपको उसका चार्ज पता हो और मास पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मान लो आपको पता है प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है, मास आपको पता है, उसके लिए आपको सिर्फ केवल एक चीज की रिक्वायरमेंट है और वो है रिलैक्सेशन टाइम। जो हमारा टाउ है, टाउ होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारी वैल्यू आ गई, और जो हमारी ये वैल्यू होती है इसमें जो ब्रैकेट में है क्यू ओवर एम, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज अगर कहीं पर आपको मिल जाए, दे रखी हो तो अच्छी बात है, नहीं दे रखी हो तो आप लोग याद कर लेना, इस वैल्यू हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। तो ये थी मोबिलिटी। अब बात करें इसकी यूनिट की, तो यूनिट कैसे निकालेंगे आप लोग मोबिलिटी की। तो जो इसकी यूनिट है वो है हमारा चार्ज इंटू टाउ इंटू अपॉन एम। एम होता है मास। चार्ज की जो यूनिट होती है चार्ज की होती है कूलम्ब। ये हमारा टाउ, टाउ का मतलब है टाइम। टाइम कहीं हो जाएगी हमारी सेकेंड। ये तो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ सी को। ये हो गया ये हो गया सेकेंड। और मास की होती है हमारी किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम इनवर्स। कूलम्ब सेकेंड किलोग्राम इनवर्स, ये होती है इसकी यूनिट। और इसी को अगर आप वोल्टोमीटर या न्यूटन वगैरह में अगर आप चेंज करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। ये इसकी यूनिट होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन आई एंड वी डी। करंट वेलोसिटी, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक हमारा कंडक्टर है, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ये हमारी एल है, सरफेस एरिया मान लेते हैं ए है, और इसमें जो चार्ज डेंसिटी है एम। ये हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी। तो ये चार्ज डेंसिटी मतलब है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर चार्ज डेंसिटी से हम मान लेते हैं एन, और इसका मतलब होता है कि मतलब हमारे एन इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एन चार्ज हैं पर यूनिट वॉल्यूम में। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम में हमारे जो चार्ज हैं हमारे वो एन है, उसको हमने सिंपली रिप्रेजेंट किया है स्मॉल एन से। तो आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं टोटल चार्ज की। तो जब हम टोटल चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि जो हमारे चार्ज कैरियर हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्यू अगर हम निकालें तो क्यू बराबर होता है एन ई। एन बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब
जो हमारा यहाँ पे n आएगा ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। और इसमें मैं वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे मिल गया नंबर ऑफ चार्ज एन वी और इंटू ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, है ना। टोटल चार्ज मुझे मिल गया एन ई वी। अब बात करते हैं वी कैसे निकालेंगे। वी होता है हमारा ए इंटू एल, तो इसी को हम लिख सकते हैं एन ई ए इंटू एल। और करंट निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू ओवर टी, तो इसका मतलब एन ई ए एल डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एन ई ए तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और एल ओवर टी है ये हमारी बन जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ये हमारी होती है लेंथ ओवर टाइम है। अब यहाँ पर हमें जो रिलेशन मिला है टू एन ई ए बी डी, तो आप लोगों को जो मेन चीज याद रखने वाली बात है वो ये है कि मैंने ये बात एज्यूम की है ऑलरेडी इसमें कि जो हमारे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम है वो n है। अगर मान लो कि अगर हम ये सब एज्यूम नहीं करते तो जो हमारा फॉर्मूला है वो कुछ अलग ही आता है, और वो सीधी सी बात है ई अपॉन चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज जो उसके अंदर है टोटल वो निकालते हैं, और जो टाइम है जिस उसको क्रॉस करने के लिए सिलेंडर को उससे हम डिवाइड कर देते हैं, और कुछ नहीं होता। फिर जो हमारा फॉर्मूला बहुत ही इजी हो जाता है, और एक तरीके से कहें तो जो हमने पहले पढ़ा था सेम वही का वही रह जाता है। अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई इक्वल टू हमें मिला है एन ई ए वी टी, और अगर वी डी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा ई ओवर एम इंटू ई इंटू टाउ। तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ ओवर एम इंटू ई। तो ये भी एक इसका फॉर्मूला है कि अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, एरिया है, रिलैक्सेशन टाइम है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मास है, तो उससे भी हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ में हम पढ़ेंगे कि अगर जो रूम की कंडीशंस हैं, रूम की कंडीशंस का मतलब है कि प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह हैं, वो अगर हमारी सब कांस्टेंट हैं तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। और मतलब स्टेटमेंट तो था कि करंट प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज की, और इसी को लिखना चाहें तो वी प्रोपोर्शनल आई भी हम लिख सकते हैं। और जो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आर आई, और आर जो होता है हमारा वो होता है हमारा रेजिस्टेंस। तो इतना तो आप लोगों को पता होगा आई थिंक। आर हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्मूला। बात अगर हम करें कि इसके डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन इसका बहुत ही सिंपल है कि जो अभी हमने पढ़ा है कि आई इज इक्वल टू होता है हमारा एन ई स्क्वायर ए टाउ ओवर एम इंटू ई। तो यहाँ पे ये जो हमने पहले लास्ट फॉर्मूला भी पढ़ा है इसी को अगर हम देखें तो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि जो ई है ई को हमें लिखना चाहूँ तो वी ओवर एल लिख सकता हूँ, वोल्टेज अपॉन लेंथ, और वी को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी हम बोल देते हैं। तो अगर मैं इससे रिप्लेस कर दूँ तो जो आई की वैल्यू है वो हो जाएगी मेरी एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन में एन इंटू एल इंटू वी। और मैं अगर इसको यहाँ से सिंपली अगर ये ब्रैकेट में वैल्यू है मतलब ये वाली वैल्यू अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के आऊँ तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि एन एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ इंटू आई आई इज इक्वल टू वी। और ये क्या है, ये कुछ नहीं सिंपली हमारा ओम्स लॉ है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो है हमारी एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आती है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में फर्दर जानकारी है जो मतलब कि अगर रेजिस्टेंस की लेंथ अगर हम चेंज करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा वो सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इससे पहले अभी मैं छोटी
छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशन हैं, वो पढ़ लेते हैं इससे पहले जो कि करंट से रिलेटेड है, और जो तक में हमने पढ़ा है कुछ उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म होती है जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं J इज इक्वल टू I ओवर A, जहाँ पर J हमारी करंट डेंसिटी होती है, I हमारा करंट है, A हमारा एरिया है। और अगर हम यहाँ से करंट निकालना चाहें तो ये हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट ds वेक्टर, क्योंकि करंट डेंसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये बात हमें याद रखनी है। अभी जो हमने पढ़ा था वहाँ पे आया था हमारा रेजिस्टेंस। अगर मान लो तुम रेजिस्टेंस को उल्टा करना है, मतलब G इक्वल टू 1/R, जो हमारे G है, जो ये वैल्यू G है, इसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। ऐसे ही जो आप लोग मतलब पढ़ोगे बाद में भी, अगर मतलब रेजिस्टेंस को उल्टा किया तो कंडक्टेंस, अगर रेजिस्टिविटी को उल्टा कर दें उसी तरीके से तो वो बन जाएगी हमारी कंडक्टिविटी। अब तो ये कुछ डेफिनेशंस थी और ये एक फॉर्मूला था। तो यहाँ पे अगर मान लें कि रो अगर हमारी रेजिस्टिविटी है, तो जो हमारी कंडक्टिविटी है मतलब सिग्मा, सिग्मा को से डिनोट करें कंडक्टिविटी, वो हो जाएगी 1/रो, तो वो इसकी इक्वल हो जाती है वैल्यू। तो ये सब एक छोटी छोटी डेफिनेशन थी, वो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद अभी जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा है उसमें पढ़ा है हमने V इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूँ, ग्राफ अगर मैं इसका ड्रॉ करना चाहूँ, तो मुझे मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन कर्व जो कि ग्राफ बता रहा है, जो ये क्वेश्चन बता रही है। तो ये हो जाती है V और ये हो जाती है I, तो यहाँ पे हो जाएगा एक स्ट्रेट लाइन। और ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है इसका जो स्लोप होगा, मतलब जो ये एंगल होगा थीटा, अगर मैं टेन थीटा अगर निकाल दूँ तो ये हो जाएगा हमारा R, R का मतलब रेजिस्टेंस। तो जो भी वैल्यू V इज इक्वल टू आई है, मतलब ओम्स लॉ को फॉलो करती है, उसे बोलते हैं हम ओमिक डिवाइस, होती है हमारी ओमिक डिवाइस। ओमिक डिवाइस में V इज इक्वल टू आई आर फॉलो होता है। अगर मान लो कि नॉन ओमिक डिवाइस हो तो क्या होगा, नॉन ओमिक डिवाइस में हमारा जो V इज इक्वल टू आई आर है वो फॉलो नहीं होता है, मतलब V आई आर के इक्वल नहीं होता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर कंडक्ट जो भी हमारा मटेरियल है या फिर कंडक्टर है, अगर ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है तो जो उसका ग्राफ बनेगा V और I का, वो बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो उस केस में जो उसका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन से डेविएट हो जाएगा। इस तरीके से हो सकता है या फिर कोई और कर्व जा सकता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। तो ये था ओम्स लॉ के बारे में। तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस को मतलब फर्दर पढ़ेंगे, हालांकि ग्रुपिंग हम नहीं पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट उसमें वीडियो में, ग्रुपिंग उसके बाद पढ़ेंगे। उसमें नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस अगर कार्बन कलर कोड दे रखा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके बाद हम उसी में डिस्कस करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में, और उनका टेम्परेचर के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में।